साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, अगर हम खरपतवार की बात करें तो ये फसलों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। साथ ही कुछ खरपतवार तो मानव स्वास्थ्य के लिए भी बहुत हानिकारक हैं। साथियों, आज हम आए हैं खरपतवार अनुसंधान निदेशालय जबलपुर, जहां हम बात करेंगे डॉक्टर J.S. मिश्रा साहब से, जो कि निदेशक हैं इस संस्थान के। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले हम यह पूछना चाहेंगे कि खरपतवार अनुसंधान क्या विशेष कार्य कर रहा है और किस तरह से इस संस्थान के जो अगले कुछ नए रिसर्च हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं। खरपतवार अनुसंधान निदेशालय विगत 34 वर्षों से देश में विभिन्न फसलों, गैर फसली क्षेत्रों, जलीय संरचनाओं, इनमें जो खरपतवारों की प्रमुख समस्या है, इसका हम कैसे समन्वित रूप से अनुसंधान करके उनका प्रबंधन करें, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। जहाँ तक वर्तमान में हो रहे अनुसंधानों की बात है तो हमारा संस्थान अपने 24 अखिल भारतीय समन्वित केंद्रों के साथ मिल करके संरक्षित खेती में खरपतवार की क्या समस्या है उस पर अनुसंधान करता है। आज जलवायु परिवर्तन के तहत खरपतवार और शाकनाशी रसायनों की क्रियाशीलता पर जलवायु परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले वर्षों में, तो उसके लिए क्या खरपतवार प्रबंधन के तरीके विभिन्न फसलों में होते हैं, उस पर अनुसंधान कार्य करता है। जैविक खरपतवार प्रबंधन आजकल समय की मांग है। ये हमारा निदेशालय कीड़ों द्वारा कैसे खरपतवारों का प्रबंधन किया जाए उस पर अनुसंधान कार्य करता है। और शाकनाशी रसायन जो किसान भाई विभिन्न खरपतवारों के नियंत्रण के लिए अपनी फसलों में डालते हैं, उन शाकनाशी रसायनों का हमारी ज़मीन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारी ज़मीन में जो जैविक कीट हैं या जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, केंचुआ है, इनके ऊपर इन खरपतवार नाशी रसायनों का क्या प्रभाव पड़ेगा। जलीय संरचनाओं में मछली पालन होता है, झींगा पालन होता है, इनमें अगर खरपतवार नाशी रसायन कहीं से बह के आ गए तो उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। साथ ही साथ जो हमारा खाद्यान्न पैदा होता है उसके ऊपर इन खरपतवार नाशी रसायनों का क्या प्रभाव पड़ता है, इसके भी ऊपर ये संस्थान द्वारा विशेष अनुसंधान कार्य किया जाता है। साथ ही साथ जो हमारा यांत्रिक विधि से खरपतवार प्रबंधन है, आजकल जो छोटे किसान पहले तो हाथ से निराई करते थे, खुरपी से निराई करते थे, जो बहुत खर्चीला होता था और मजदूर भी नहीं मिल पाते आजकल, तो उनके लिए क्या हम छोटे छोटे कृषि यंत्र विकसित करके उनको कैसे फ़ायदा पहुंचाएं विभिन्न परिस्थितियों में, इसके ऊपर भी ये संस्थान एक समन्वित रूप से अनुसंधान कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, अगर हम गाजर घास की बात करें तो ये मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह से ये गाजर घास के नियंत्रण के लिए कार्य किया जा रहा है। और अवेयरनेस की बात करें हम पूरे समाज के अवेयरनेस की, तो किस तरह से कार्य किए जा रहे हैं। गाजर घास जिसे हम पार्थेनियम के नाम से जानते हैं, हम सभी को पता है ये हमारे देश का खरपतवार नहीं है। ये 1950 के दशक में जब हम गेहूं का आयात करते थे आज़ादी के बाद, तो विदेश से गेहूं के बीजों के साथ इस खरपतवार के बीज हमारे देश में आए। लेकिन हमारे देश की परिस्थिति इस खरपतवार के लिए इतनी अच्छी उपयुक्त पाई गई कि आज की परिस्थिति में ये खरपतवार पूरे देश में, चाहे वो फसली क्षेत्र हो या गैर फसली क्षेत्र हो, दोनों परिस्थितियों में ये पूरा फैल चुका है। फसली क्षेत्रों में फसलों में नुकसान के साथ साथ गैर फसली क्षेत्रों में आजकल जो पशु चारे के बहुत बड़ी समस्या हो गई। जैसा हम सभी जानते हैं कि पुराने समय से हमारे पशु चारागाहों में सड़क के किनारे घास की चराई करते थे, चाहे वो दूब घास है या जो भी प्राकृतिक घास है। लेकिन इस खरपतवार की उभरती हुई समस्या के कारण आज हमारे चारागाहों में, सड़क के किनारे और विभिन्न परिस्थितियों में जो भी देसी घास थी वो उपलब्ध नहीं हो पा रही है, क्योंकि इस खरपतवार का इतना प्रभाव है
कि उन सभी घासों को ये नष्ट कर देता है। तो एक तो पशुओं के लिए चारे की समस्या हो गई, दूसरे मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो भी मनुष्य इस खरपतवार के संपर्क में आते हैं उनमें तमाम तरह की बीमारियां, और सबसे प्रमुख है डर्मेटाइटिस, त्वचा रोग। जो भी मनुष्य इस खरपतवार के डायरेक्ट संपर्क में काफ़ी दिनों तक रहते हैं उनमें त्वचा रोग की बीमारी हो जाती है, जगह जगह चकत्ते पड़ जाते हैं, खुजली पैदा हो जाती है, और सांस लेने की बीमारी। गाजर घास के जो पराग होते हैं, पालन होते हैं, ये अगर उड़ करके मनुष्य की सांस में चले जाते हैं तो उन्हें सांस लेने की बीमारी हो जाती है। हे फीवर, मतलब उसमें बुखार पैदा हो जाता है मनुष्यों में। तो कहने का मतलब है कि मनुष्यों में अनेक तरह की बीमारियां गाजर घास के संपर्क में आने से होती हैं, और जो पशु चारे के रूप में गलती से चारागाहों में इसका सेवन कर लिए तो पशुओं का दूध भी विषैला हो जाता है, या कुछ जो बकरी या भेड़ इस तरह के गाजर घास का सेवन करती हैं तो उनका मांस भी विषैला हो जाता है, और पशुओं में भी अनेक तरह की बीमारियां गाजर घास के थ्रू हो जाती हैं। तो कुल मिलाकर गाजर घास हमारे समाज के लिए, हमारे पशुओं के लिए और खुद के स्वास्थ्य के लिए एक बहुत गंभीर समस्या है। और इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ कि जब तक पूरा समाज इसके लिए जागरूक नहीं होगा, क्योंकि हम अपनी स्थान विशेष परिस्थिति में इसका नियंत्रण कर सकते हैं, लेकिन चूँकि गाजर घास पूरे देश में ऐसी जगह पर होता है, रेलवे के किनारे, सड़क के किनारे, जहाँ कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता है, तो विशेष आवश्यकता इस बार की है कि हम जन जन को गाजर घास से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करें। और इस पर हम तो ये कहेंगे कि जैसे पल्स पोलियो को मिटाने के लिए भारत सरकार ने पल्स पोलियो अभियान चलाया, तो इसी तरह से गाजर घास के समूल नियंत्रण के लिए हमको एक पल्स पोलियो की तरह अभियान चलाना पड़ेगा। जहाँ तक इस अनुसंधान निदेशालय की बात है तो हम पिछले 18 वर्षों से 16 अगस्त से 22 अगस्त तक प्रतिवर्ष गाजर घास जागरूकता सप्ताह मनाते हैं, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि पूरे देश में विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों द्वारा, कृषि विज्ञान केंद्रों द्वारा, स्कूलों द्वारा, सरकारी संस्थाओं द्वारा, हमारे जितने ICR के इंस्टीट्यूट हैं उनको, और नगर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा एक जन जागरूकता अभियान चलाते हैं, और जिसके तहत हम लोगों को गाजर घास से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक करते हैं, और इसका निवारण कैसे किया जाए इस पर हम प्रशिक्षण करते हैं, और उनको इसके बारे में प्रशिक्षित करके जानकारी देते हैं। जैसे कि कुछ खरपतवार जो हैं वो उसका रीयूज़ हो सकता है, ख़ासतौर से अगर हम गाजर घास की बात करें जो मानव स्वभाव के लिए या स्वास्थ्य के लिए इतना खतरनाक है, तो आप क्या कहेंगे कि किस तरह से इसका रीयूज़ हो सकता है? गाजर घास, जैसे हमने पहले कहा कि इसके लिए पूरी जागरूकता की ज़रूरत है। तो अगर हम किसी एक विधि से अभी तक हम केवल नियंत्रण की बात करते हैं कि इसकी रोकथाम की कैसे की जाए, लेकिन अगर हम रोकथाम के साथ साथ इसके उपयोग को भी जोड़ दें तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हम और आगे बढ़ जाएंगे इसकी रोकथाम में। और गाजर घास का जो सबसे बड़ा उपयोग हम किसान भाई लोग कर सकते हैं, इसकी वर्मी कंपोस्ट बना के, जैविक खाद बना के। जैविक खाद के लिए क्या है कि सभी किसान भाइयों से हम यही अनुरोध करेंगे कि वह उनके आसपास जो भी गाजर घास उगी हो उसको इसी बरसात के मौसम में, ये बहुत अच्छा समय है जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, क्योंकि सितंबर में तो फूल निकल आते हैं, तो उस समय हम इसकी सलाह नहीं देंगे। इसके उपयोग के लिए जो हम जैविक खाद बनाने की बात कर रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी सावधानी ये है कि जब भी हम गाजर घास को जैविक खाद के लिए उखाड़ें तो जड़ से उखाड़ें और फूल आने के पहले उखाड़ें, क्योंकि एक बार अगर फूल आ जाता है तो उसमें बीज बन जाते हैं, और बीज फिर जब खाद का हम अगली फसल के लिए उपयोग करेंगे तो बीज भी उसमें चले जाते हैं। तो इसमें जो प्रमुख बात है कि जो भी हम गाजर घास को जैविक खाद के लिए या वर्मी कंपोस्ट के लिए उपयोग करें तो फूल आने से पहले, और सबसे अच्छी बात यह रहेगी जब फूल आएगा उसके पहले इसके जो पौधे हैं बहुत नरम रहेंगे,
तो वो अच्छे से इसकी वर्मी कंपोस्ट खाद भी बन जाएगी। और आसपास को उखाड़ करके और घर के आसपास ही अगर किसान भाई एक गड्ढा खोद के उसमें डालते जाएं और ऊपर से थोड़ा सा सतह के रूप में गोबर की खाद का भी लेप करते रहें, फिर गाजर की घास डालें, फिर उसके ऊपर गोबर की लेप करें और थोड़ा सा अगर यूरिया भी ऊपर से छिड़काव कर दें तो उसको सड़ने में मदद हो जाती है। जहाँ तक आपने दूसरा प्रश्न किया कि इसको काटना है या उखाड़ना है, तो इसको उखाड़ करके ही नष्ट करना सबसे सार्थक तरीका है, क्योंकि अगर हम किसी भी विधि से हंसिया से या तलवार से गाजर घास को काटते हैं तो जहाँ से ये कटता है वहाँ से कई तरह की शाखाएं निकल आती हैं। तो एक तरह से हम देखें तो काटने के बाद ये और तेज़ी से अपनी और कई शाखाओं के साथ इसमें और सी वृद्धि और फूल और बीज बन जाते हैं। तो हमेशा सलाह यही दी जाती है कि गाजर घास को जड़ से उखाड़ें और उखाड़ते समय ये ध्यान रखें कि देखिए कई लोग इससे ज़्यादा संक्रमित हो जाते हैं, सेंसिटिव होते हैं, लेकिन कुछ लोग कम सेंसिटिव होते हैं। तो जो लगता है कि उनको गाजर घास के संपर्क में आने पर खुजली या इस तरह की बात हो सकती है, तो हाथ में वो थोड़ी देर के लिए दस्ताने वगैरह पहन लें और उसको पहन के अगर हम गाजर घास को उखाड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका उपयोग भी अच्छा होगा और उनको कोई बीमारी या और किसी चीज़ का डर नहीं रहेगा। कार्यक्रम कृषि दर्शन जारी रहेगा। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। डॉक्टर साहब, साथ ही कुछ अन्य खरपतवार हैं जिनका कुछ उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि पेपर बैग बनाया जा सकता है या कोई कुर्सी या इस तरह से। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि स्वरोजगार का भी जरिया बन सके? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि खरपतवारों का उपयोग भी बहुत किया जा सकता है। तो जैसे गाजर घास की बात है या इस तरह से जो और भी कुछ खरपतवार हैं, उनको तो सबसे पहले हम जैविक खाद के रूप में या वर्मी कंपोस्ट के रूप में इसका प्रयोग किया जा सकता है। और आजकल जब हम प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने की बात कर रहे हैं, जहां हम रसायनों का उपयोग वर्जित है, तो ऐसे में इन्हीं पद्धतियों का जैविक खेती या वर्मी कंपोस्ट के रूप में इन खरपतवारों का उपयोग किया जा सकता है। दूसरे जो हमारे उडी खरपतवार हैं, जिनका डंठल थोड़ा सा लकड़ी के रूप में, तो जैसे लंटाना पहाड़ी क्षेत्रों में या मध्य प्रदेश के भी पहाड़ी क्षेत्रों में लंटाना एक बहुत बड़ी समस्या है, जो हमारी जैव विविधता के लिए भी बहुत बड़ी समस्या है और जो हमारे घासें हैं, जो प्राकृतिक घास है, उसको भी नष्ट कर रहा है। तो लंटाना जैसे खरपतवारों से हम कुर्सी, कुछ इस तरह के सामान रखने के टोकरी, ये सब बना सकते हैं, इस तरह से उपयोग कर सकते हैं। और जलकुंभी जो एक जलीय खरपतवार है, इसके भी बहुत सारे किसानों ने तो नहीं, लेकिन कुछ उद्यमियों ने इसका उपयोग करके इससे हैंड बैग, पेपर बैग या इस तरह की सामग्री बनाई है। कुछ खरपतवारों पर अनुसंधान किया गया है इवन गाजर घास में ही, तो इससे भी हम पार्टिकल बोर्ड, पेपर बोर्ड, इस तरह की भी चीज़ें बना सकते हैं। और जो सबसे बड़ी उपयोगिता है खरपतवारों की, जो हमारी
ये दवाइयाँ हैं, आयुर्वेदिक दवाइयाँ, उसमें आप देखें तो तमाम तरह के खरपतवारों का ही उपयोग होता है। जैसे आपका मोथा की जड़ों से तेल निकाला जाता है, भुई आंवला हुआ, भृंगराज हुआ, तो ऐसे तमाम तरह के खरपतवार हैं जिनको हम आयुर्वेदिक दवाओं में भी उपयोग किया जा सकता है। तो इसके अलावा कुछ खरपतवार ऐसे भी हैं जो पशु चारे के रूप में भी उपयोग होते हैं। आजकल गांव में भी बहुत से खरपतवार हैं जो किसान भाई खेतों से उखाड़ के लाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमको उनको भी उस तरह से चिन्हित करके पशु चारे के रूप में उपयोग करना है। और कुछ खरपतवार साग सब्जी के रूप में भी उपयोग होते हैं, जैसे बथुआ है, कलमी का साग है। तो ये कुछ स्थान विशेष में ये बहुत ही जो हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट है, आयरन है, जिंक है, इनमें प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। और एक और जो प्रमुख उपयोग की हम वैज्ञानिक बात करते हैं कि खरपतवारों की जीन, ये इनकी जो जेनेटिक लेवल पर बात होती है, तो ये बहुत आपने देखा होगा कि ये जो गर्मी के प्रति या सूखा के प्रति इसमें बहुत सहनशीलता होती है। अभी आप सूखा का समय आता है तो बहुत सारे खरपतवार गर्मी में भी हरे भरे रहते हैं। तो इस दिशा में कार्य हो रहा है कि इनके जो जीन्स सूखा सहन करने के लिए या कीड़े मकोड़े सहन करने के लिए क्षमता पाई जाती है, तो उनका कैसे जीन को ट्रांसफ़र करें फसलों में और फसलों को सूखा अवरोधी या कीट पतंगे अवरोधी या बीमारियां अवरोधी बनाएं, तो उसमें भी इन खरपतवारों की काफ़ी भूमिका रहती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि ये मिलेट ईयर है, तो इसमें कौन कौन से खरपतवार हैं जो मिलेट्स का, अगर हम मोटे अनाज की बात करें तो उसके लिए नुकसानदेह हैं? ये जो 2023 अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष या पोषण अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, हम सभी जानते हैं कि जितने मिलेट्स हैं, पोषण अनाज या श्री अन्न भी कहते हैं, ये सभी मिलेट्स खरीफ सीजन की फसल है। इसी बरसात के मौसम में इनकी खेती होती है और खरपतवार बरसात के मौसम में ज़्यादा फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसलिए मिलेट की फसलों में खरपतवार प्रबंधन बहुत ही आवश्यक है अगर हम मिलेट के उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने की बात करते हैं। क्योंकि ये जितने मिलेट्स हैं एक तरह से घास कुल के ही पौधे हैं और इन्हीं मिलेट्स की कई प्रजातियां घास की पाई जाती हैं जो इन फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करके इनकी पैदावार को कम कर देती हैं। ज़्यादातर जो मिलेट्स में खरपतवार उगते हैं वो घास कुल के हैं और घास कुल के चूँकि इन्हीं के परिवार के ये भी सदस्य हैं, तो इनका प्रबंधन करना थोड़ा सा कठिन काम है। लेकिन आज हमारा अनुसंधान निदेशालय अपने 24 अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान केंद्रों के प्रयास से इन मिलेट फसलों में खरपतवार प्रबंधन की समेकित विधि, जब हम समेकित विधि की बात करते हैं तो उसमें जितने भी तरीके हैं, चाहे वो यांत्रिक विधि है, चाहे वो शाकनाशी रसायनों का उपयोग करें या अच्छी तरह से कृषि प्रणाली का उपयोग करें, तो इन सब को मिला करके तभी हम इन खरपतवारों का समुचित प्रबंधन कर पाएंगे। और जैसा हम सभी जानते हैं कि मिलेट्स छोटे छोटे किसान, अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो कोदो, कुटकी, काकुन, ये हमारे मंडला, डिंडोरी, इनमें बहुत अधिक होता है। तो आजकल मिलेट्स को जैविक उत्पाद के रूप में बहुत बढ़ाया जा रहा है और अगर हमको जैविक उत्पाद को और अधिक बढ़ाना और अधिक उत्पादन लेना है तो निश्चित तौर पर यांत्रिक विधि, हाथ से निराई गुड़ाई के साथ साथ जो और सस्य क्रियाएँ हैं, चूँकि जैविक विधि में हम शाकनाशी रसायनों का उपयोग नहीं कर सकते, वो हमेशा वर्जित है। तो जो भी हमें अच्छी कृषि करने के तरीके हैं, अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें और यांत्रिक विधि और हाथ से निराई गुड़ाई उचित समय पर, क्योंकि खरपतवार प्रबंधन में समय का बहुत महत्व होता है। अगर हम उचित समय पर खरपतवारों को मुक्त नहीं करेंगे फसल से तो उससे अधिक फायदा नहीं होगा। तो ये पूरा हमारा संस्थान विशेष रूप से मिलेट वर्ष में जो भी मिलेट्स की फसलें हैं, कोदो, काकुन, मड़ुआ, रागी, सवा, ज्वार, बाजरा, इसमें पूरी तरह से खरपतवार नियंत्रण के ऊपर कार्य कर रहा है। डॉक्टर साहब, हम जानना चाहेंगे कि मीडिया की भी क्या भूमिका होनी चाहिए कि खरपतवार के लिए वो अवेयरनेस के लिए कुछ काम करे?
देखिए, जहाँ तक किसान भाइयों का सवाल है, अगर हम आज के 10-20 साल पहले की बात करें तो उसमें जागरूकता नहीं थी। तो किसान भाई कीड़े मकोड़े लग जाने के बाद या बीमारियां लग जाने के बाद तुरंत जागरूक हो जाते थे कि भाई खेत में कीड़े लग गए, हमारी फसल को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन खरपतवार फसल की तरह ही एक पौधे हैं, उनसे उनको तुरंत नुकसान दिखता नहीं है। लेकिन अब धीरे धीरे वो जागरूक हो रहे हैं और लग रहा है उनको कि खरपतवारों से कहीं ज़्यादा नुकसान होता है जब हम तुलना करते हैं कीड़े मकोड़ों से। तो एक तो जागरूकता उनमें फैल रही है, दूसरे जो हमारा सोशल मीडिया है, जो प्रेस मीडिया है, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, उसके माध्यम से हम संस्थान के रूप में तो उनको जानकारी देते रहते हैं कि इसको किसानों के बीच या आम नागरिकों के बीच कैसे फैलाया जाए। लेकिन हम अनुग्रह भी करते हैं, निवेदन भी करते हैं कि ये कुछ ऐसे खरपतवार जो समाज के लिए एक खतरा है, जैसे मैंने अभी गाजर घास का उदाहरण दिया, तो ये एक समाज की भी जिम्मेदारी बनती है। और समाज में जब हम वैज्ञानिक की बात करते हैं तो उसी तरह जो हमारे सोशल मीडिया के कर्मचारी हैं या प्रिंट मीडिया के लोग हैं या हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाई हैं, इनका भी ये एक दायित्व बनता है कि जो इस तरह के खरपतवार गाजर घास जैसे हैं या जलकुंभी जैसे खरपतवार हैं जो जलीय संरचनाओं में नुकसान कर रहे हैं, तो इनको भी वो अपने जो प्रचार के तंत्र हैं, प्रचार प्रसार के तंत्र हैं, तो उनमें एक प्रमुखता से स्थान दें, तो जिससे जन जन के बीच में ये जो नुकसानदेही खरपतवार हैं, बीमारियां फैला रहे हैं, पशुओं को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आदमियों में बीमारी फैला रहे हैं, तो जब ये आम जन नागरिक तक ये बात पहुंचेगी तो निश्चित तौर पर उनमें जागरूकता आएगी और तभी जाके इस तरह के खरपतवारों का उचित प्रबंधन हो पाएगा। तो हमें लगता है कि ये उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर साहब, आप कार्यक्रम में आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी खरपतवार के बारे में, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आइए अब देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। चलिए सबसे पहले एक नजर कृषि से जुड़ी आज की प्रमुख खबरों पर। नीमच जिले में किसानों के खेत तक पहुंचेगा पानी। इंदौर दुग्ध संघ बनाएगा 3 गुना अधिक मिल्क पाउडर। सोयाबीन का पीला मोज़ेक रोग से बचाव। बेबी कॉर्न खेती और दलहन के घरेलू उत्पादन को मिलेगा बढ़ावा। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। नीमच जिले में किसानों के खेत तक पहुंचेगा पानी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि नीमच जिले में गांधी सागर बांध और अन्य साधनों से हर किसान के खेत तक पानी पहुंचाएंगे। शीघ्र ही 3,500 करोड़ रुपए लागत की नीमच जावद सिंचाई योजना भी प्रारंभ की जाएगी। सभी नगर पंचायतों को 3 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। प्रथम किश्त के रूप में 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। रामपुरा मनासा में महाविद्यालय भवन का निर्माण होगा। सिंचाई परियोजनाओं से छूटे हुए गांवों को जोड़ा जाएगा। कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्री श्री ओम प्रकाश सकलेचा, विधायक श्री माधव मारू और श्री दिलीप सिंह परिहार, पूर्व मंत्री श्री कैलाश चावला, स्थानीय जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। इंदौर दुग्ध संघ द्वारा परिसर में प्रदेश का सबसे बड़ा 30 MTPD क्षमता का नवीन दुग्ध चूर्ण मिल्क पाउडर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। लगभग 77 करोड़ रुपए से स्थापित होने वाले प्रदेश के इस सबसे बड़े संयंत्र में सबसे महत्वपूर्ण भाग ड्राइंग चैम्बर की स्थापना अत्यंत सावधानी और सुरक्षा के साथ सफलतापूर्वक की गई। वर्तमान संयंत्र से 1 किलो मिल्क पाउडर की लागत 28 से 30 रुपए प्रति किलोग्राम आती है। वहीं विश्व स्तरीय कंपनी टेट्रा पैक के इस नवीन संयंत्र की स्थापना से यह लागत मात्र 15 से 18 रुपए प्रति किलोग्राम तक कम हो जाएगी। साथ ही मिल्क पाउडर की गुणवत्ता और बेहतर हो जाएगी। पशुपालन मंत्री श्री प्रेम सिंह पटेल ने बताया कि इस संयंत्र में मध्य प्रदेश डेयरी फेडरेशन के अन्य दुग्ध संघों के सरप्लस मिल्क अतिरिक्त दुग्ध से भी न्यूनतम लागत के गुणवत्ता युक्त दुग्ध चूर्ण का उत्पादन हो सकेगा। पशुपालकों को इससे अतिरिक्त लाभ मिलेगा। किसानों से अधिक दूध खरीदा जाकर उन्हें उसका उचित दाम मिलेगा, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। सोयाबीन की खेती किए जाने वाले क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल में कई प्रकार के कीटों एवं वायरस रोग का प्रकोप देखा जाता है। अतः कृषकों को सलाह है कि वे अपनी सोयाबीन फसल की सतत निगरानी करें तथा पीला मोज़ेक रोग के लक्षण दिखने पर निम्नानुसार नियंत्रण के उपाय अपनाएं। पीला मोज़ेक
सोयाबीन मोजिक रोग के नियंत्रण हेतु तत्काल रोगग्रस्त पौधों को खेत से उखाड़कर निष्कासित कर दें, नहीं तो यह कीट एक एक करके सभी पौधों में वायरस को फैला देंगे। इसलिए जो पौधे ज्यादा ही रोगग्रस्त हैं उन्हें उखाड़कर फेंकने की जगह किसी गड्ढे में डालकर गाड़ दें। इसके अलावा जिन पौधों में इस रोग के कम लक्षण दिखाई दे रहे हों तो इन रोगों को फैलाने वाले वाहक सफेद मक्खी की रोकथाम हेतु एसीटेमिप्रिड 25% प्लस बायफेथ्रीन 25%, WG 250 ग्राम हेक्टेयर का छिड़काव करें। इनके छिड़काव से तना मक्खी का भी नियंत्रण किया जा सकता है। यह भी सलाह है कि सफेद मक्खी के नियंत्रण हेतु कृषक अपने खेत में विभिन्न स्थानों पर पीला स्टिकी रैप लगाएं। बेबी कॉर्न की खेती किसानों के लिए आय अर्जित करने का एक अच्छा साधन है। बेबी कॉर्न की फसल के लिए pH 6-7 मान वाली सुवाहित मिट्टी आदर्श मानी जाती है। फसल की रुपाई सुवाहित मिट्टियों में करनी चाहिए ताकि अगेती रुपाई और स्वस्थ फसल ली जा सके। इसके खेत की तैयारी के लिए खेत की अच्छी जुताई ट्रैक्टर के द्वारा मोल्ड बोल्ड कल्टीवेटर और रोटावेटर द्वारा करनी चाहिए। बेबी कॉर्न के पौधों के बीच की दूरी 40 सेंटीमीटर गुना 40 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर गुना 35 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसकी बुआई नवंबर माह तक की जा सकती है। दालों के घरेलू उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने 2023-24 की मूल्य समर्थन योजना PSS के तहत अरहर, तुअर, उड़द, मसूर पर लगी 40% की खरीद सीमा को हटा दिया है। सरकार के इस फैसले से बिना किसी सीमा के किसानों से MSP पर इन दालों की खरीद की जा सकती है। सरकार द्वारा लाभकारी कीमतों पर इन दालों की सुनिश्चित खरीद से किसानों को उत्पादन बढ़ाने के लिए आगामी खरीफ और रबी बुआई के मौसम में अरहर, उड़द, मसूर की बुआई क्षेत्र को बढ़ाने के लिए प्रेरित करने में मदद मिलेगी। सरकार ने 2 जून 2023 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 को लागू करते हुए अरहर और उड़द पर स्टॉक सीमा लगा दी थी ताकि जमाखोरी और अनैतिक व्यापार गतिविधियों को रोका जा सके तथा इस तरह उपभोक्ताओं को राहत दी जा सके। स्टॉक सीमा थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं की बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेताओं को, मिल मालिकों को और आयातकों के लिए ये लागू की गई है। इन सब के लिए उपभोक्ता मामले विभाग के पोर्टल पर अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती की में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। तो साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम फिर कुछ नई जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा। नमस्कार।